हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ केवीएस पेडागोजी का स्पेशल सीरीज़ यहाँ पे शुरू किया था, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो आपकी केवीएस की पेडागोजी के अंदर 5 आपकी यूनिट्स दे रखे हैं, इनकी मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आ रही हूँ। और ये जो मैराथन क्लास है ये आपकी होगी यूनिट 4 की, और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ यूनिट 1, 2 और 3 जो है ये आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कहीं ना कहीं केवीएस की पेडागोजी का एक फाइनल रिवीजन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ आज की यूनिट यानी कि यूनिट 4 का जो रिवीजन सेशन है वो मैं शुरू कर रही हूँ, जो कि है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पे। तो देखिए ये जो यूनिट है, अगर हम केवीएस की पेडागोजी की बात करें तो देखिए पीआरटी में ये जो यूनिट है आपकी 10 मार्क्स की यहाँ पे पूछी जाने वाली है। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि पेडागोजी आपका पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में तीनों में ही पूछा जाएगा। और जो अगर हम पीआरटी की बात करें, पीआरटी में पेडागोजी का सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज है जो कि 60 मार्क्स का है। बाकी टीजीटी पीजीटी में ये यूनिट आपकी ये पूरा का पूरा पेडागोजी आपका 40 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ पे इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। इस यूनिट के अंदर सबसे पहले तो हम स्कूल को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, स्कूल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें देखना है। साथ ही साथ जो लीडर होगा यानी कि जो स्कूल का लीडर होगा वो आपका लीडरशिप किस तरीके से करेगा, और साथ ही साथ हमारे सिलेबस के अंदर कुछ यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो देखिए अगर हम एक लीडर की बात करें, हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले लीडर, लीडरशिप स्टाइल, इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर मैं एक लीडर की बात करूं तो हर लीडर के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि जो मैं बोलूंगा वही चीजें होंगी, यानी कि वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं, दूसरों पे अपना एक तरीके से कंट्रोल रखना चाहते हैं। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, यानी कि अपनी टीम मेंबर की बात भी सुनते हैं और उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं, यानी कि ओपिनियन शेयर करते हैं। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि पूरा का पूरा अपनी टीम पे छोड़ देते हैं कि तुम डिसाइड करो। हाँ, वो कहीं ना कहीं उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि अपनी टीम मेंबर को कुछ रिवॉर्ड देने के लालच देते हैं और कहेंगे कि यहाँ पे अगर आप ये टास्क कर लोगे तो तुम्हें ये प्राइज यहाँ पे मिलेगा। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे टीम मेंबर को यहाँ पे एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो यहाँ पर एक ऐसी कोई नई चीज क्रिएट करे, कोई नया इनोवेशन करे जिससे सबका प्रोग्रेस हो। तो देखिए इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल है मेनली आपकी 5 तरीके की है, और इन पांचों को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, सबसे पहला है अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी। अब देखिए ये शब्द आपने सुना भी होगा, और अथॉरिटेरियन लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर होगा, इस चीज को जरा आप अच्छे से अगर आराम से समझेंगे ना तो ये आपके टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इसके अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आंख बंद करके क्लियर ठीक कर सकते हो। तो देखिए इसमें जो आपका लीडर होगा, ये जो अथॉरिटेरियन में, इसमें जो लीडर होगा ये कंट्रोल करता है किसको, टीम को। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो भी किसके द्वारा लिया जाएगा, वो भी यहाँ पे लीडर लेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीम मेंबर की जो ओपिनियन होती है, टीम मेंबर से जो सलाह मशवरा करना होता है वो भी नहीं किया जाता, यानी कि पूरा कंट्रोल किस पे होगा, पूरा कंट्रोल यहाँ पे लीडर पे होगा। साथ ही साथ फाइनल डिसीजन भी लीडर लेगा, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा फ्रेम है ये भी कौन सेट करेगा, लीडर सेट करेगा कि हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे होगा, ये सब चीजें। अब अगर मैं दूसरे स्टाइल की बात करूं, जो सेकंड स्टाइल है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिसको हम लोकतांत्रिक बोलते हैं। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक को ही यहाँ पे पार्टिसिपेटिव भी बोला गया है। अब देखिए जैसा कि इसमें आपको एक शब्द दिख रहा है पार्टिसिपेटिव, इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो टीम मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। बट हाँ
अब इसमें भी क्या है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। अगर मैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करूं तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है, वो यहाँ पे लीडर लेता है। बट यहाँ पे एक तरीके से हम यहाँ पे एक जो टीम को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ओपिनियन देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टीम को क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, मतलब उनको यहाँ पे चॉइसेस दे देते हैं। अब ये बोलते हैं कि हमारे पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, आप लोग बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा प्लान कौन सा होगा। आपस में यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लान के कितने एडवांटेज हैं, कितने डिसएडवांटेज, और उसके बाद सब यहाँ पे एक तरीके से ओपिनियन को शेयर करने के बाद किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और उसी चीज को फॉलो अप करेंगे, उसी चीज को मानेंगे। तो देखिए अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी नेतृत्व में क्या हो रहा था कि लीडर का ही पूरा कंट्रोल है, लीडर ही सब कुछ डिसाइड करेगा, फाइनल डिसीजन भी लीडर लेगा, फ्रेम जो है पूरा का पूरा सेट लीडर करेगा। और यहाँ पर जो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से यहाँ टारगेट दे रहे हैं कि हमारे पास प्लान ए है, प्लान बी है, इसमें प्लान सेट कौन करेगा, अथॉरिटेरियन में ये भी लीडर सेट करेगा। यानी कि जो टीम होगी वो पूरी पैसिव होगी, बस वो उनका कहना मानेगी कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। बट जो आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगा या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लीडर है, लीडर यहाँ पे टीम मेंबर को पार्टिसिपेट करवाएगा, साथ ही साथ उनके सामने यहाँ पे डिसीजन लेते हुए उनके सामने यहाँ पे प्लान्स को शेयर करेगा, सब यहाँ पे डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए ये डिसाइड किया जाएगा। और फाइनली यहाँ पे टीम मेंबर से सलाह मशवरा करने के बाद, ओपिनियन शेयर करने के बाद फाइनल डिसीजन यहाँ पे भी लीडर लेगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट है अथॉरिटेरियन, दूसरा है आपका डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब अगला है लेसस फेयर। अब देखिए लेसस फेयर में क्या होता है, या फिर इसे फ्री रेन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें लीडर पूरी तरीके से टीम पे छोड़ देगा। टीम पे क्या छोड़ेगा, यहाँ पे जो लीडर होगा वो यहाँ पे हैंड्स ऑफ कर लेगा। हैंड्स ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पे हाथ खड़े कर देगा, भाई मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टीम होगी उसी को ही सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं लेसस फेरी की बात करूँ तो यहाँ पे जो लीडर होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर सबको ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे जो लीडर होगा वो देखेगा कि टीम किस तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही। लीडर यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, पर लीडर यहाँ कुछ करेगा नहीं, इसीलिए इसे रेन फ्री बोलते हैं। रेन फ्री मतलब सब कुछ छोड़ देना। किस पे छोड़ना, यहाँ पे टीम पे। कहीं ना कहीं ये वाला लीडरशिप भी हम कहें तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हम पूरी तरीके से ही टीम पे छोड़ दें। हाँ, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चल रही है, बट कहीं ना कहीं लीडर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम अथॉरिटेरियन की बात करें तो देखिए अथॉरिटेरियन तो यहाँ पे कंट्रोल की बात आ जाती है। तो देखिए किसी पे कंट्रोल करके तो आप टीम से अच्छा काम करवा नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की बात करें तो ये अच्छा है, क्योंकि टीम मेंबर को भी पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, इनके साथ यहाँ पे प्लान भी यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, इनके साथ डिसाइड भी किया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बढ़िया है, इसको हमने स्टार कर दिया। अब अगला है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल यानी कि परिवर्तनकारी। अब देखिए परिवर्तनकारी में क्या होगा, यहाँ पे चीजें ट्रांसफॉर्म करने की बात की जाएगी। यहाँ पे चीजों में, यहाँ पे आप कह लीजिए कि यहाँ पे इनोवेशन करने की बात की जाएगी। इनोवेशन यानी कि कुछ नया निकालना, कुछ परिवर्तन करना। इस सब चीजों के लिए जो लीडर है यहाँ पे एनकरेज करेगा, किसको, लीडर यहाँ पे एनकरेज करेगा टीम को कि हम कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ नया इनोवेट करते हैं, जिससे हमारा खुद का भी तो प्रोग्रेस हो और पूरी टीम का भी प्रोग्रेस हो, और जो हम काम कर रहे हैं उससे सीख के दूसरों का भी यहाँ पे फायदा हो। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल में एक तरीके से इनोवेशन आएगा, टीम मेंबर को यहाँ पे कुछ नया करने के लिए इनकरेज किया जाएगा, कुछ नया करने के लिए आइडिया शेयर किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप काम करती है। अब देखिए अगला यहाँ पे ट्रांजैक्शनल। अब देखिए ट्रांजैक्शनल यानी कि कारोबारी। अब देखिए ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं बैंक से
तो ट्रांजैक्शन हम किस चीज़ का करते हैं? पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर मैं आपसे ट्रांजैक्शन शब्द की बात करूं तो ट्रांजैक्शन शब्द का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे लेन देन। क्या है यहाँ पे? ट्रांजैक्शन शब्द का मतलब क्या है? लेन देन। अब देखिए लेन देन यहाँ पे किस चीज का किया जा रहा है? इस चीज का किया जा रहा है कि भाई तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो मे बी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी रिवॉर्ड शब्द मिल जाए, यानी कि पुरस्कार जैसा शब्द मिल जाए, तो वह आपका ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की यहाँ पे बात होती है। अगर हम रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो टीम मेंबर होंगे सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करेंगे, तो ये भी इतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, एक पूरे ऑल ऑफ द ईयर हम एक रिवॉर्ड दे सकते हैं, पर हम हर काम के लिए रिवॉर्ड देंगे तो जो टीम मेंबर होंगे सिर्फ वो रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे। तो देखिए हर तरीके की लीडरशिप के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। तो फटाफट एक बार और मैं आपके साथ ये सभी लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस करती हूँ, फिर हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को अपनी बात को समझाने के लिए या फिर लोगों से कोई काम करवाने के लिए हर लीडर की अपना अपना एक स्टाइल होता है, जिसको यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल बोला गया। जिसमें से सबसे पहला है आपका अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन यानी कि लीडर पूरा कंट्रोल करेगा, लीडर फाइनल डिसीजन देगा, लीडर यहाँ पे टीम को फ्रेम करेगा, सेट करेगा और पूरा प्लान वही करेगा। जो आपका टीम मेंबर होंगे वो बस पैसिव होंगे, वो उसकी बात को सुनेंगे, उसकी बात पे हाँ में हाँ मिलाएंगे। इसके अलावा अगला है डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव। अब देखिए इसमें टीम मेंबर को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा कि आपकी बात भी सुनी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनल डिसीजन सबकी बात सुन के, सबकी बात मान के या फिर पूरे टीम किस पे ज़्यादा आपका एग्री कर रही है उस चीज़ को सुन के यहाँ पे लीडर लेगा। बट टीम को यहाँ पे प्लान्स बताए जाएंगे, हमारे पास प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग किससे हमारी टीम को ज़्यादा फायदा हो सकता है, हमारी कंपनी को ज़्यादा फायदा हो सकता है, हमारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये होता है आपका क्या? डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव। अगला है लेसस फेरी। लेसस फेरी में आपका हाथ छोड़ देना कि जो लीडर होगा वो कहेगा भाई मेरे से मत पूछो, मेरे से मत करो, तुम अपने हिसाब से देख लो कि क्या चीज़ सही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लेसस फेरी आपका किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लीडर होगा वो यहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व करेगा, टीम मेंबर को ऑब्जर्व करेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगला है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है? कुछ नया ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि यहाँ पे टीम मेंबर को तैयार किया जाएगा कि वो कुछ इनोवेशन करे, कुछ आविष्कार करें, कुछ नई चीज करने के लिए क्या किया जाएगा? एनकरेज किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला है यहाँ पे ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल शब्द का मतलब होता है जैसे लेन देन, यहाँ पे वैसे ही आपका लेन देन चलेगा, जिसमें यहाँ पे टीम मेंबर को क्या बोला जाएगा? अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी ये लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे रखे गए हैं और एक लीडर में इनमें से कोई ना कोई स्टाइल जो है एक लीडर यहाँ पे फॉलो करता है। अब देखिए लीडरशिप जो टॉपिक है, इसमें लीडरशिप स्टाइल के अलावा लीडर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर कौन होते हैं, लीडर के कैरेक्टर क्या हैं, उनको भी जो है शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ यहाँ पे लीडरशिप का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि लीडरशिप के कितने स्टाइल होते हैं, अगर कोई लीडर यहाँ पे अपनी टीम को यहाँ पे लीड करता है तो उसके कितने सारे तरीके होते हैं। अब देखिए ये जो लीडरशिप है इसका क्या कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ एक अच्छे लीडर के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या गोल्स हैं, इनको जरा कवर करें। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लीडरशिप या फिर लीडर टॉपिक को देखूं तो लीडर क्या है या फिर लीडरशिप क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पूरे ग्रुप को या फिर आप कह लीजिए पूरे टीम को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो किसी एक्टिविटी को पूरा कर सके। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी आपके साथ लीडरशिप स्टाइल डिस्कस किए थे कि कई सारे स्टाइल होते हैं कि कई लीडर ये सोचते हैं कि हाँ टीम हमारे अकॉर्डिंग काम करे, कई लीडर ऐसे होते हैं जो टीम को साथ में लेके चलते हैं, कई लीडर यहाँ पे टीम पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। बट अगर हम सारे लीडर्स का काम देखें तो देखिए उनका क्या काम है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यहाँ पे टीम को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो किसी एक्टिविटी को पूरा कर सकें। अब देखिए एक अच्छा लीडर क्या होना चाहिए या फिर एक अच्छा लीडर क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, इसको जरा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो देखिए एक लीडर के क्या क्या कार्य हो सकते हैं।
एक जो लीडर होता है वह सबसे पहले तो क्या करेगा, क्योंकि देखिए वो लीड कर रहा है पूरी एक टीम को, तो वो एक टीम वर्क के लिए, टीम कार्य के लिए वो यहाँ पे जिम्मेदार होगा। अगर कोई टीम कोई काम करती है तो देखिए उससे रिलेटेड जो भी काम होगा उसकी जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, वो लीडर की होगी। तो लीडर का सबसे पहला काम क्या है कि वो टीम के साथ मिलके यहाँ पे काम करे, चाहे वो उसे लीड करे चाहे वो उनसे करवाए। यहाँ पे टीम वर्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आप एक लीडर हो तो आपके अंदर पूरी की पूरी टीम जो है वो काम कर रही है, और वो पूरी की पूरी टीम कैसा काम करेगी वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरीके से गाइड कर रहे हो। तो जो लीडर होगा वो यहाँ पे एज अ काउंसलर भी काम करना चाहिए कि वो दूसरों की काउंसलिंग करता रहे, जो टीम के मेंबर हैं उन्हें गाइड करता रहे कि कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें इस एक्टिविटी को टाइमली फुलफिल करना है, और कैसे हम लोगों को यहाँ पे ऐसा काम करना है कि जो रिजल्ट हो, जो आउटपुट हो वो और बेहतरीन हो सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी एक्टिविटी को कर रहे हो, किसी कार्य को कर रहे हो, तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्लान ना बना हो। अगर आप एक टीम वर्क कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए अगर आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपके पास कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की अपनी अपनी वेटेज होती है, अपने अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। तो हमें हर काम को करने के लिए जब आप एक टीम वर्क कर रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर यहाँ पे प्लान भी होना चाहिए, जिस प्लान के अनुसार आपकी पूरी टीम में यहाँ पे जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो एक ये पर्सन है ये काम करेगा, ये पर्सन ये काम करेगा। साथ ही साथ उसका एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लीडरशिप टॉपिक को जोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, स्कूल की जो एक तरीके से ग्रोथ वगैरह देखना, साथ ही साथ स्कूल का प्रॉपर मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट की रोल यहाँ पे निभाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रॉपर यूज ऑफ पावर। अब देखिए यहाँ पे लीडर के पास पावर होती है कि वो पूरी टीम को लीड कर सके, तो यहाँ पे लीडर को अपनी पावर को अच्छी तरीके से यूज करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कराने की कोशिश करें। ऐसे क्या होगा, जो टीम मेंबर होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। हमें ये चीज़ नहीं करनी। हमें क्या करना है कि हमारी टीम हमारे साथ चले, इस तरीके के लीडर की हमें ज़रूरत होती है। हमें एक डेमोक्रेटिव या फिर एक कह लीजिए पार्टिसिपेटिव लीडर की ज़रूरत होती है, यानी कि लोकतांत्रिक नेतृत्व यहाँ पे सबसे बढ़िया माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे लीडरशिप क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये मैंने आपके साथ कवर किए। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एज अ लीडर आपके पास कुछ गोल्स होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको ये फुलफिल करने होते हैं। अब देखिए अगर हम इनको डिस्कस करें तो यहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के 4 इंपॉर्टेंट गोल हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम टॉपिक देखें तो स्कूल को हम किस तरीके से चलाएंगे, स्कूल किस तरीके से चलेगा, इससे रिलेटेड कुछ गोल है। जैसे पहला गोल है मेंटेनिंग द स्कूल, स्कूल को मेंटेन करना। अब देखिए स्कूल को मेंटेन करने में स्कूल की बिल्डिंग भी आ जाती है, स्कूल के अंदर जो हम करिकुलम यूज़ करेंगे उसकी भी बात आ जाती है, स्कूल के जो यहाँ पे एक तरीके से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वो सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्कूल को मेंटेन करना, चाहे उनकी सैलरी देखना, चाहे एक क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, हर चीज़ यहाँ पे स्कूल के जो डेस्क्स हैं, यहाँ पे आईसीटी फैसिलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे स्कूल में मेंटेनिंग में आ जाएगी कि आपका मेंटेनेंस कैसा है। सबसे पहले तो जो बच्चे होते हैं या फिर आप कह लीजिए पेरेंट्स होते हैं वो इसी बेसिस पे देखते हैं कि स्कूल की ग्रोथ कैसी है, उसका मेंटेनेंस को देखते हैं। तो देखिए ये किसके अंदर आ जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा कि आप स्कूल किस तरीके से चला रहे हो। इसके अलावा गोल 2 जो है ये है प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अगर आप एक स्कूल चला रहे हो और आप चाहते हो कि स्कूल का ग्रोथ हो, तो आपको क्या करना होगा, बच्चों को अधिगम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अवसर देने पड़ेंगे हमें। अगर हम यहाँ पे अवसर देते हैं बच्चे को अधिगम के लिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों का ग्रोथ होगा, और बच्चों का ग्रोथ होगा तो स्कूल का भी ग्रोथ होगा। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे। अब 2 और गोल हैं जो कि आपके लीडर के पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कि अगर आप एक लीडर हो
तो देखिए अभी मैंने लीडरशिप स्टाइल आपके साथ डिस्कस की थी जिसके अंदर एक था ट्रांसफॉर्मेशनल। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या थी, जिसमें हम यहाँ पे टीम मेंबर को एनकरेज करते हैं कि वो कुछ नई चीज़ों का यहाँ पे इनोवेशन करें, यानी कि आप कह लीजिए कि आविष्कार करें। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे जो टीम मेंबर हैं उनको यहाँ पे एक तरीके से जागरूक करोगे, उनको एनकरेज करोगे। तो देखिए गोल 3 यही है कि आपको क्या करना है, इनोवेशन लेके आना है अपनी टीचिंग स्टाइल में, अपने एक तरीके से आप स्कूल मैनेजमेंट में, करिकुलम में, और साथ ही साथ सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि बच्चे यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रिक्ट वातावरण में, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ना पढ़ें। तो आपको क्या करना है, इनोवेशन करते रहना है। इसके अलावा लीडर के पर्सपेक्टिव एक और गोल है जो कि यहाँ पे सेटिस्फाइंग नीड। अब देखिए नीड्स किस किस की, नीड्स एक तो सबसे पहले तो हमारी कम्युनिटी की जिसके अंदर आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चों के लर्निंग आउटकम को लेके जो आपकी नीड है, यानी कि बच्चा कितना सीखेगा, बच्चे का रिजल्ट कैसा आएगा। एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो नीड होती है, एक आपकी नीड यहाँ पे क्या आ जाएगी कि आप यहाँ पे बच्चों का ग्रोथ किस तरीके से कर रहे हो, एक स्कूल का यहाँ पे डेवलपमेंट की नीड। तो ये नीड्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ क्या क्या चीज़ें कवर करी। अभी देखिए जैसे कि आपके पूरी यूनिट का नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि जो लीडर होता है, जो यहाँ पे सत्ता में होते हैं, वो किस तरीके से अपनी लीडरशिप स्टाइल दिखा सकते हैं। लीडरशिप या फिर लीडर क्या होते हैं, इसके अलावा एक लीडर का क्या काम है, लीडर के यहाँ पे कुछ गोल्स होते हैं जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस की। इसके अलावा देखिए अगर आप सिलेबस को देखें तो लीडर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे टीम बिल्डर की फॉर्म में भी देखा गया है, लीडर्स को यहाँ पे एक इनिशिएटर की तरफ भी देखा गया है, एक मेंटोर की तरफ भी देखा गया है। तो ये सारे जो टर्म हैं इनको जरा एक बार प्रिसाइज फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगर हम एक लीडर की बात करें तो देखिए लीडर के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, और ये सभी क्वालिटी आपके सिलेबस के अंदर जो आपके बुलेट पॉइंट है उनके अंदर मेंशन किए गए हैं। जैसे कि एक जो लीडर हो वो किस तरीके से हो, यहाँ पे लीडर कौन है, एक तो आपके जो प्रिंसिपल हैं जो कि पूरे स्कूल को लीड कर रहे हैं वो आपके लीडर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी क्लासरूम के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी जो टीचर्स है वो पूरी क्लास को लीड कर रही है, तो टीचर यहाँ पे एक लीडर हो जाएगी। तो देखिए लीडर वही जो टीम को पूरा लीड करे। अब देखिए इसको लेके कुछ यहाँ पे क्वालिटीज बता रखी है, इन क्वालिटीज को आपको पता होना चाहिए जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। अब देखिए प्रैक्टिशनर शब्द जो है, इस शब्द का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो इस शब्द का मीनिंग क्या है कि अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल कोई काम कर रहा है, प्रोफेशनल स्किल या फिर उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी क्षमता की बात की जा रही है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिशनर शब्द का प्रयोग करते हैं। और रिफ्लेक्टिव ये जो वर्ड है, रिफ्लेक्टिव वर्ड का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी कि स्वयं का मूल्यांकन करना। देखिए अगर एक टीचर जो है वो यहाँ पे खुद की टीचिंग स्किल को बार बार इवैल्यूएट करते रहे, यानी कि हम किस तरीके से अपनी टीचिंग स्किल को और बेहतरीन बना सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे और बेहतरीन तरीके से सीख सके। तो देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे टीचर्स का भी प्रोग्रेस करेगी और बच्चों का भी प्रोग्रेस करेगी। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को ध्यान में रखते ही NEP 2020 के अंदर हम लोगों को यहाँ पे बोला क्या गया, हम लोगों को एक वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की यहाँ पे बात की गई, जिसके अंदर निष्ठा की बात की गई है, निष्ठा को इनिशिएट करने की बात की गई है, जो कि आपका है नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट, यानी कि एडवांसमेंट। अब देखिए यहाँ पे निष्ठा के अंदर क्या बोला गया कि हमें टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। अब इससे क्या होगा, टीचर्स की जो प्रोफेशनल स्किल या फिर कैपेसिटी है वो और ज़्यादा डेवलप होगी, टीचर यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे, स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे टीचर्स की भी स्किल डेवलप होंगी और इनडायरेक्टली हम स्कूल में जो बच्चे हैं उनका भी ग्रोथ कर पाएंगे। तो एज अ लीडर हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद का मूल्यांकन करते रहना है ताकि हम बच्चे को और बेहतरीन तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा एज अ लीडर हम लोगों को यहाँ पे टीम बिल्डर कैपेसिटी भी रखनी है। अब देखिए लीडर का मतलब क्या है, जो एक टीम को लीड कर रहा है। अगर एक टीम को आप लीड कर रहे हो और आप एक टीम बढ़िया तरीके से नहीं बना पा रहे जो कि साथ में रहकर इकट्ठा काम करे, तो उसका फायदा ही क्या है। एक टीम का क्या काम है, टीम का काम यह है कि कोई भी जो कार्य उन्हें दिया जाए, कोई भी जो वर्क उन्हें दिया जाए, वो क्या करे, वो यहाँ पे समूह में करे।
वो यहाँ पे समूह में उस काम को करे, उस टीम का ये काम है। अगर आप समूह में कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, यहाँ पे टीम के जो मेंबर है सबका अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, उस राय का कोई इकट्ठा एक जो रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, वो जो टीम होगी वो जल्दी ही टूट जाएगी। तो इसका फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, पार्टिसिपेटिव जो लीडरशिप है उसका यहाँ पे ध्यान रखना है। टीम वर्क करते हुए हमें क्या करना है, लीडर को तो अपनी ओपिनियन शेयर करना ही है, बट साथ ही साथ जो टीम के अदर मेंबर हैं उनकी भी बात हमें सुननी है, ताकि यहाँ पे टीम वर्क यानी कि समूह कार्य यहाँ पे सही तरीके से हो पाए। इसके अलावा देखिए अगला क्या यहाँ पे रोल हो सकता है टीम मेंबर का, सॉरी लीडर का, यहाँ पे इनिशिएटर की तरह काम करे, यानी कि जो प्रारंभ कर सके। अब देखिए अगर हम सीधा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये आपका लेसिस फेरी के अंदर क्या होता है कि ये लीडरशिप स्टाइल क्या था कि सारा का सारा टीम मेंबर पे छोड़ दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर एक लीडर जो है वो इनिशिएटर नहीं है, यानी कि किसी काम को स्टार्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर अगर एक लीडर नहीं होता, तो टीम मेंबर के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक तरीके से कि हम इस काम के लिए उत्तरदायी हैं, इस तरीके की भावनाएं टीम मेंबर में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे एज अ लीडर, एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इनिशिएटर का काम करे, साथ ही साथ रिस्क टेकर, यानी कि अगर आप ही यहाँ पे किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे तो बाकी लोग सोचेंगे जब लीडर को कोई मतलब नहीं तो टीम का क्या काम। तो देखिए यहाँ पे एज अ लीडर आपके अंदर इनिशिएटर क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगला यहाँ पे कोच की। अब देखिए कोच का मतलब क्या होता है, अगर एक आप क्रिकेट टीम या फिर कोई गेम्स के कोई और कोच को देखो तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो एक आइडियल पर्सनालिटी होती है जो कि सबको यहाँ पे पहले तो एक तरीके से आप कह लीजिए गाइड करेगा कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है। आपके जो दूसरे जो अपोजिट टीम है उसके ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। साथ ही साथ वो यहाँ पे कोई ऐसा पनिशमेंट आपको देते हैं अगर कोई गलत काम भी कर दो जिससे आपका फायदा ही हो। जैसे कि अगर मान लो कोई टीम मेंबर लेट आए तो वो कहेंगे कि ग्राउंड के 2 चक्कर लगाओ। तो देखिए इससे क्या होगा, एक तो यहाँ पे आपको ये भी हो जाएगा कि नेक्स्ट डे मुझे टाइम से आना है, दूसरा आपका वार्म अप भी हो जाएगा। तो देखिए ये जो कोच होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो ऐसे कोई व्यक्ति जो कि आपको एक दिशा देते हैं आपके जीवन में, साथ ही साथ यहाँ पे एक आइडियल पर्सनालिटी होते हैं। इसके अलावा ये आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है बड़े अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं और इसके हिसाब से आपके लिए एक प्लान यहाँ पे तैयार करते हैं जिस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये हो गए आपके अंदर कोच की क्वालिटी, वो भी लीडर के फॉर्म में। इसके अलावा एक मेंटोर यानी कि पथ प्रदर्शक। अब देखिए मेंटोर जो होते हैं वो गाइड करते हैं। आपकी लाइफ में आपके कोई ना कोई मेंटोर होंगे जिनको देख के आप सोचते हैं कि हमें उसकी तरह बनना है, उसकी तरह करना है। इसके अलावा वो मोटिवेटर होंगे कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर आप किसी पर्सन को देख के ये सोचो कि हमें फ्यूचर में इसकी तरह बनना है, इसकी तरह बिजनेस खोलना है, तो देखिए वो इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और किसी पर्सन के घर में कोई बड़ा है या फिर कोई कज़न है जिससे वो मोटिवेटेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके पास अपनी प्रॉब्लम को भी लेके जाते हैं जो कि प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं। अब देखिए एज अ टीचर यहाँ पे हम लोगों को ये यूनिट पढ़ने की जरूरत क्या है। एज अ टीचर आपको जब आप स्कूल जाओगे तो आप एक रियल लाइफ सिचुएशन में इन सारी प्रॉब्लम्स को देखने वाले हो, जहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल स्किल को भी डेवलप करना होगा, जहाँ पे आपको एक टीम वर्क की तरह बच्चों के साथ काम करना होगा, अपने स्टाफ के साथ काम करना होगा। आपको किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को या फिर कोई क्विज है, कोई आपका कंपटीशन है, आपको एज अ इनिशिएटर भी काम करना होगा। एज अ कोच आपको बच्चों को गाइड भी करना है, एज अ मेंटोर बच्चों के प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने हैं। तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर देखी जानी है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई। अब चलिए, जैसे कि मैंने लीडर के क्वालिटी, लीडर के आपके कुछ गोल्स, लीडर जो आपके लीडरशिप स्टाइल मैंने डिस्कस किए, लीडर्स के कुछ फंक्शन ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट 4 है, ये आपका मूव होगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अब चलिए हम आगे बढ़े। अगर हम यहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे हमारे कुछ स्कूल प्रोसेसेस आ जाते हैं, यानी कि कुछ आपके स्कूल की ऐसी प्रक्रिया जो कि स्कूल के अंदर आपका होता है। साथ ही साथ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये हो गया आपका स्कूल प्रोसेस जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर आ जाता है वो हमारी बिल्डिंग का आ जाएगा, यानी कि हमारी बिल्डिंग किस तरीके से होगी। तो देखिए एक टॉपिक आपका यहाँ पे दे रखा है विजन बिल्डिंग।
अब देखिए बिल्डिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। जो स्कूल की जो बिल्डिंग होती है वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो कि आपका नॉइस फ्री हो, ये तो आप भी मानते हैं। अगर ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह में हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो अगर होती है तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई में सीधा सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग के अंदर और क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके जैसे कि स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए आपका यहाँ पे 2 साइडेड स्टेयर्स होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे भगदड़ में बच्चे गिरे, तो इसके लिए 2 साइडेड यानी कि जो स्कूल से नीचे निकलने का जो रास्ता है वो बिल्डिंग में दोनों साइड से होना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल की जो बिल्डिंग हो उसके बारे में और क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि स्कूल की जो बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो स्कूल की जो बिल्डिंग हो वो ऐसी जगह पे आपका लोकेटेड हो जिसमें हवा वगैरह प्रॉपर आए। तो देखिए यहाँ पे जो वेंटिलेशन है इसका भी आपका ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कमरे आपके बंद बंद हो, बच्चे यहाँ पे सांस लेने में बच्चों को दिक्कत आए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए। स्कूल बिल्डिंग के अंदर हमारी स्कूल की क्लासरूम भी आ सकती है। स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जो स्कूल की क्लासरूम हो वो कैसी हो, वो आपका एक आपने टर्म सुना होगा कि हम लोगों को कैसे करनी है, हम लोगों को जो वॉल हो उसमें आपका पिक्चर्स वगैरह लगानी है। तो देखिए पिक्चर्स आपके वॉल पे आपका अटैच होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर बच्चों को जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जो आपके वॉल्स हैं वो आपकी डल नहीं लगेंगी। कुछ टाइम पहले यहाँ पे फेसबुक में कुछ एक ऐसे एक इनोवेटिव स्कूल की एक यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वायरल हुई थी जिन्होंने अपने स्टेयर्स में बच्चों के लिए क्या किया था, यहाँ पे काउंटिंग टाइम टेबल जो दरवाज़ा वगैरह खुलता है तो उसमें वहाँ पे प्रॉपर एंगल यहाँ पे मेंशन किया गया था कि अगर आप इतना दरवाज़ा खोलोगे तो ये 30 डिग्री, इतना दरवाज़ा खोलोगे तो ये 40 डिग्री। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो अगर स्कूल की बिल्डिंग हो वो आपकी बनाई जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब देखिए ये जो यूनिट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमें स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग का विजन दे रखा है, बिल्डिंग के विजन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपके स्कूल की बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए। तो देखिए हर चीज़ में आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है, और जैसे कि मैंने कहा कि बिल्डिंग एक ऐसे एरिया में हो जो कि नॉइस फ्री हो, साथ ही साथ स्टेयर्स 2 साइडेड हो, यहाँ पे कंजस्टेड एरिया ना हो कि बिल्कुल छोटी छोटी क्लासों में ऐसा भी ना हो, बच्चों के लिए फैन वगैरह जो हैं ये प्रॉपर हो, डेस्क वगैरह जो हैं वो आपका प्रॉपर हो। साथ ही साथ जैसे कि आईसीटी क्लासरूम है तो आईसीटी लैब अलग से होनी चाहिए, साइंस लैब अलग से होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे अगर कुछ फील्ड विजिट करना चाहते हैं तो बच्चों के जो प्लेग्राउंड्स हो वो आपके यहाँ पे प्रॉपर होने चाहिए। साथ ही साथ जो यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस हो, प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है या फिर प्रिंसिपल का जो रूम हो वो ऐसी जगह पे लोकेट हो कि अगर वो वहाँ पे खड़ी हैं तो वहाँ से उन्हें मेन यहाँ पे जो एक ऑडिटोरियम है, एक जो क्लास का विजन है वो प्रॉपर दिखाई पड़े। मतलब इस तरीके की हमें बिल्डिंग सेट करनी है। साथ ही साथ वेंटिलेशन मतलब हवा वगैरह प्रॉपर हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी दिया कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों की जो क्लासरूम के वॉल्स हो वो बिल्कुल ब्लैंक डल ना हो। क्लासरूम में जो स्कूल की बिल्डिंग का जो कलर हो एक आपका सोबर कलर हो, ना ज़्यादा चटक कलर हो, ना ज़्यादा एकदम से डल कलर हो जिसको देख के बच्चा डिमोटिवेट हो जाए। तो स्कूल की बिल्डिंग का विजन ये है। अब देखिए स्कूल के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं। तो स्कूल की बिल्डिंग के कुछ मैंने आपके फैक्टर बता दिए कि स्कूल की बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग का स्पेस कैसा होना चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग में जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि असेंबली हॉल कर रहे हैं तो असेंबली में यहाँ पे प्रॉपर बच्चों के खड़े होने की इतनी स्पेस होनी चाहिए। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, अगर प्लेग्राउंड नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ। तो बच्चों के लिए यहाँ पे हमें प्लेग्राउंड्स भी बनाने हैं। जैसे कि मैंने कहा गेम्स पीरियड, म्यूजिक पीरियड, उनके लिए एक अलग से रूम, ये सारी चीज़ें आपकी स्कूल के अंदर स्कूल बिल्डिंग का पार्ट बन जाती हैं। इसके अलावा देखिए अगर जैसे ही आप स्कूल के अंदर एंटर करते हो तो कुछ स्कूल प्रोसेसेस होते हैं जिनको आपको फॉलो अप करना होता है। जैसे कि अगर मैं एक स्कूल में एडमिशन लेने जा रही हूँ तो सबसे पहला आपका प्रोसेस ही एडमिशन का होता है, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया होती है। अब ये जो एडमिशन प्रोसेस होता है इसमें भी कई सारी गाइडलाइंस है।
जिसके अंदर यहाँ पे बात बोली गई। पहले क्या होता था, आरटी के आने से पहले अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बेसिस पे एडमिशन ही नहीं होता था, बट अब ऐसा नहीं है। विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास आपके वैलिड यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनके लिए एक अलग सा प्रोविज़न है कि कुछ % यहाँ पे जो सीट्स हैं इनके लिए रिजर्व की जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के हर बच्चे को एजुकेशन के लिए यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी यहाँ पे एजुकेशन के लिए बोला गया है। तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस के अंदर आएगा। अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके स्कूल और जो बच्चे का घर है उसमें आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या फिर 3 किलोमीटर के अंदर अगर वो बच्चा आता है तो आप उसे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। अब ये है कि अगर बच्चा एकेडमिक सेक्शन के बीच में भी आता है तो भी आप एडमिशन देने से उसे मना नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट हमारे RTE के अंदर बोले गए, जो कि स्कूल प्रोसेस में एडमिशन का पार्ट माना जाता है। तो देखिए, सेशन जब स्टार्ट होता है तो एडमिशन फॉर्म निकलते हैं स्कूल्स के, और उसमें आपको अपने पुराने डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के सबसे पहला जो प्रोसेस होता है स्कूल का एडमिशन प्रोसेस होता है, जिसमें सारी टीचर इन्वॉल्व होते हैं। एक फिक्स टाइम में एडमिशन का प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टार्ट होता है स्कूल में टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस। अब देखिए, टीचिंग लर्निंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका यहाँ पे क्लासरूम में जो टीचिंग हो रही है, जो आप स्कूल में एडजस्ट हो रहे हो, तो देखिए टीचिंग लर्निंग के आपके कुछ मेथड्स है, जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट बन जाएंगी। तो देखिए, कई सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं। हमें क्या कोशिश करनी है, हमें यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बच्चे को पढ़ाना है, यानी कि बच्चा जो चीज़ें सीखे, बच्चे में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हमें करानी है। इसकी बात हमें हमारे सिलेबस में की गई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। अब देखिए, कॉम्पिटेंसी यानी कि बच्चे के अंदर योग्यता आधारित शिक्षा हमें बच्चे को देनी है। बच्चे को FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि ग्रेड 3 तक ये चीज़ें आ जाए, हमें अब इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी बात बोली गई। तो देखिए, यहाँ पे FLN कब तक अचीव करना है, 2026-27 तक, और ECCE 2030 तक। ये चीज़ें हमें बोली गई। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें टीचिंग लर्निंग करानी है। इसके अंदर जो गाइडलाइंस बोले गए हैं, FLN के में कि बाल वाटिका में क्या चीज़ें पढ़ाओ, ग्रेड 1 के बच्चों को क्या पढ़ाओ, ग्रेड 2 में क्या पढ़ाओ, ग्रेड 3 में क्या पढ़ाओ, ये सारे यूनिट एक दूसरे से इंटर रिलेट ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे करिकुलम एंड एकेडमिक प्रोसेस, करिकुलम टॉपिक को इसलिए ऐड किया गया ताकि करिकुलम को आप समझो। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस जो होता है, सिलेबस को पूरे तरीके से ब्रॉड मैनर में जो हमारे एरिया रखा जाता है वो आपका करिकुलम होता है। करिकुलम के अंदर ही आपका सिलेबस, आपका एकेडमिक, आपका नॉन एकेडमिक चीज़ें। करिकुलम पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज हो सके, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल प्रोसेसेस में असेसमेंट इवैल्यूएशन भी आ जाएगा। अब बच्चे का असेसमेंट इवैल्यूएशन कैसे करें, तो देखिए, यहाँ पे बच्चे का जो हम यहाँ पे इवैल्यूएशन करेंगे, इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें CCE के तहत करना है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है, ताकि बच्चे का हम एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों एरिया को यहाँ पे इंक्लूड कर सके। सिर्फ बच्चों के जो सालाना परीक्षा होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग नहीं देखेंगे। बच्चे का अब होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात बोली गई, वो भी किसमें, यहाँ पे NEP 2020 के अंदर। इसके अंदर क्या बोला गया, हमें 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे प्रोग्रेस कार्ड यहाँ पे तैयार करना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक हमारा और ऐड किया गया, मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। अब स्कूल में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, यानी कि शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास की बात नहीं करेंगे, मानसिक विकास की भी बात करेंगे। तो हमें बच्चे की यहाँ पे हेल्थ का, यानी कि मेंटल, सोशल, इमोशनल, सभी तरीके की हेल्थ का, बच्चे की सेफ्टी का, सेफ्टी के लिए यहाँ पे कुछ राइट्स हमें बताए गए, जैसे कि पॉस्को राइट हो गया, इसके अलावा RTE हो गया, इसके अलावा यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस, जितने भी एक्ट हैं वो सारा आपकी सेफ्टी के अंदर आ जाएगा। क्लीननेस यानी कि आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड आपकी चीज़ें कि कैसे आपकी बिल्डिंग हो, आपके आसपास की चीज़ें कैसी हों, ये सब चीज़ें भी आपका स्कूल प्रोसेस के अंदर आता है। स्कूल में एक टीचिंग स्टाफ होता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। नॉन टीचिंग स्टाफ में ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है।
अब देखिए इसके अलावा हमारे स्कूल के पास यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स भी होने चाहिए ताकि ये सब चीज़ों को फुलफिल कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपके स्कूल प्रोसेसेस के अंदर आएंगी जब आप यहाँ पे स्कूल में एंटर करोगे। अब जब बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेगा तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्कूल में असेंबली होती है, स्कूल में यहाँ पे हमारे और चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा टाइम टेबल सेट होता है, एनुअल कैलेंडर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इसको भी ज़रा हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि स्कूल प्रोसेस के अंदर यानी कि स्कूल की प्रक्रियाओं में यहाँ पे कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि आप स्कूल में जब एंटर करते हो एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ टीचर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है मॉर्निंग असेंबली। तो आपकी जो सबसे पहला प्रोसेस हमें दिन में देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है तो यहाँ पे आपकी मॉर्निंग असेंबली होगी। इसके अलावा अगर जो स्कूल है वो आपका इवनिंग शिफ्ट का है तो यहाँ पे जो असेंबली होगी उसे इवनिंग असेंबली बोलते हैं। तो देखिए दो तरीके की आपकी असेंबली होती है स्कूल में जो कि हम लोगों को अटेंड करनी होती है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे ये जो असेंबली होती है इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपना पूरा दिन जो है वो शुरू करते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ। यहाँ पे कुछ प्रेयर्स होती हैं, मॉर्निंग प्रेयर, जो कि हम यहाँ पे रिसाइट करते हैं। अब देखिए मॉर्निंग असेंबली में इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को अगर कोई न्यूज़पेपर रीडिंग जो होती है, एक ये इवेंट किया जाता है, न्यूज़पेपर रीडिंग का बच्चों से करवाया जाता है। देखिए इससे क्या होगा कि अगर बच्चा स्टेज में आके न्यूज़पेपर के कुछ हेडलाइंस यहाँ पे रीड करेगा तो यहाँ पे बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा अगर कुछ स्कूल में न्यू इवेंट होने वाला है, कोई कंपटीशन होने वाला है, तो इसकी पूरी अनाउंसमेंट भी आपका असेंबली पीरियड में होता है, असेंबली के टाइम में होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे टीचर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं या प्रिंसिपल वगैरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं या कुछ फंक्शन स्कूल में ऑर्गेनाइज होना है, उन सब की हमें जानकारी असेंबली पीरियड में मिलती है। तो देखिए आप अपने स्कूल के टाइम में आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आपकी असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती थी। तो देखिए असेंबली में आपकी सारी वो चीज़ें जो स्कूल में इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं करेंट में, जैसे कि अगर स्कूल में ही असेंबली के टाइम में अनाउंस किया जाता है कि राइटिंग कॉम्पिटिशन है, जिसको पार्ट लेना है इस टीचर के पास जाके अपना नाम लिखवा सकते हैं या फिर अपनी क्लास टीचर मैम को अपना नाम दे सकते हैं, वो आपका नाम फॉरवर्ड कर देंगी। अगर स्कूल में अगर मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ किसी बच्चे की खो गई है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह खो गए हैं, तो स्कूल असेंबली में यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, एक स्पेशल अनाउंसमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई अर्थक्वेक वगैरह को लेके अवेयरनेस वगैरह देना है, कोई कैंप वगैरह आ रहे हैं, तो भी एक असेंबली करवाई जाती है जिसमें यहाँ पे बच्चे सारे इकट्ठा होते हैं और बच्चों को यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये सारा का सारा असेंबली पीरियड में होता है। इसके बाद असेंबली के बाद हमारी क्लासेस शुरू होती हैं और जो क्लासेस शुरू होती हैं वो पूरा का पूरा आपका डिपेंड करती हैं टाइम टेबल पर। टाइम टेबल को स्कूल का सेकेंड क्लॉक बोला जाता है। अब सेकेंड क्लॉक क्यों बोला जाता है? स्कूल में ज़रूरी नहीं कि हर क्लासेस में क्लॉक वगैरह लगे रहें, घड़ी वगैरह लगे रहे, पर आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा पीरियड चल रहा है और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना टाइम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी स्कूल में 11:30 बजे जो होता है वो लंच पीरियड अगर होता है, अगर किसी क्लास में अगर 4th पीरियड चल रहा है तो वो बच्चे कहेंगे कि अब लंच होने वाला है, यानी कि 11:30 बजने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बजे स्कूल जो है वो आपका ऑफ होता है, 2 बजे ऑफ होता है और अगर आपका 8th पीरियड चल रहा है तो बच्चों को पता चल जाता है कि अभी 2 बजने वाले हैं। या फिर अगर अभी आपका लंच ब्रेक खत्म ही हुआ है और 5th पीरियड है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस वजह से टाइम टेबल को यहाँ पे क्या बोला जाता है? टाइम टेबल को हमारे स्कूल का सेकेंड क्लॉक बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टेबल के बेनिफिट क्या है? एक तो आपका एक फिक्स टाइम आपको मिल जाता है जिसमें आप यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करोगे। आपको यहाँ पे मैनेजमेंट आ जाता है चीज़ों का कि आपका जो मैनेजमेंट है किस तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर किसी भी क्लास में किसी भी टाइम में जाके पढ़ा रही है। टाइम टेबल की मदद से यहाँ पे प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सबको पता होता है कि कौन से क्लास में कौन से टीचर हैं, क्योंकि एक जनरल टाइम टेबल होता है जो कि हमारे मेन आपके कॉरिडोर में लगा रहता है, जिसको आप यहाँ पे जनरल कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें सारे स्कूल का, सारे क्लासरूम का कैलेंडर अलग अलग तरीके से टाइम टेबल वहाँ पे लगा होता है। जब हमारी असेंबली में भी यहाँ पे रोल कॉल होता था, उसके बाद जो क्लास के मॉनिटर होते हैं उनको बताने होता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट है, और साथ ही साथ टाइम टेबल की भी पूरी स्लिप वहाँ पे लगी रहती है। तो देखिए ये होता है आपका जनरल कैलेंडर। इसके अलावा एक होता है क्लास
टाइम टेबल। अब देखिए जनरल टाइम टेबल, सॉरी टाइम टेबल है ये। और इसके अलावा एक होता है क्लास टाइम टेबल। देखिए क्लासरूम के बाहर भी एक बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है जिसमें एक फिक्स क्लास का एक टाइम टेबल लगा रहता है, जिसमें यहाँ पे पता चल जाता है, जैसे कि मान लीजिए थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट कौन सी टीचर पढ़ा रही है वो चीज़ें मेंशन होती है, ताकि सबको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। इसे आपका क्लास टाइम टेबल बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है टीचर्स टाइम टेबल। अब देखिए टीचर्स टाइम टेबल की जरूरत क्या है कि कोई टीचर यहाँ पे एब्सेंट है तो उसकी कोई सब्स्टिट्यूट टीचर यहाँ पे लगाई जाएगी, या फिर ट्रेनी टीचर के टाइम टेबल को किस तरीके से मेन टीचर के साथ सेट किया जाएगा। ये जो आपका टीचर्स टाइम टेबल होता है इसकी एक कॉपी यहाँ पे प्रिंसिपल रूम में भी होती है ताकि प्रिंसिपल को भी पता चल सके, और एक आपका होता है स्टाफ रूम में ताकि स्टाफ को भी पता हो कि कौन सी टीचर अभी किस जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर अभी किसी क्लास में पढ़ा रही है, उसकी कोई दूसरे काम को लेके अर्जेंट नीड है, तो देखिए पूरे स्कूल में चक्कर तो नहीं मारेंगे, यहाँ पे टाइम टेबल को देख लेंगे, टीचर्स टाइम टेबल, इससे पता चल जाएगा कि ये टीचर अभी इस क्लासरूम में पढ़ा रही होगी। इससे हमारा टाइम भी बचता है, इससे चीज़ें रेगुलेट भी रहती हैं। इसके अलावा अगला होता है गेम्स टाइम टेबल। अब देखिए गेम्स टाइम टेबल को अलग से क्यों रखा गया, क्योंकि गेम्स बच्चे की फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव हर तरीके के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और गेम्स टाइम टेबल इसलिए अलग से बनना चाहिए क्योंकि देखिए हर क्लास में हर सब्जेक्ट की अलग अलग पढ़ाई हो रही होगी, तो ऐसा ना हो कि दो क्लासेस के बच्चों का जो टाइम टेबल है वो क्लैश करे। तो इसके लिए यहाँ पे अलग से गेम्स पीरियड रखे जाते हैं, जो कि किसी स्कूल में हफ्तों में 2 पीरियड रखे जाते हैं, बल्कि 11th-12th में तो ये गेम्स पीरियड और कम कर दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक जो प्रेशर होता है बच्चों में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए स्कूल प्रोसेसेस के अंदर आपने बहुत सारे टर्म्स देखे, जिनमें आपने यहाँ पे अभी असेंबली देखा कि असेंबली में क्या क्या चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एक प्रेयर करके अपने माइंड को यहाँ पे शांत करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तो प्रेयर इसलिए भी ज़रूरी है। ये होता है। इसके बाद मैंने टाइम टेबल के बारे में बताया कि टाइम टेबल को क्या बोला जाता है, सेकंड क्लॉक बोला जाता है, जिससे यहाँ पे चीज़ें फिक्स रहती हैं, रेगुलेट रहती हैं, मेंटेन रहती हैं, और एक स्कूल अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाता है। इसके अलावा एक होता है आपका एनुअल कैलेंडर। अब देखिए एनुअल कैलेंडर का फ़ायदा क्या है, पूरे सालाना कैलेंडर जिससे हमारा करिकुलम जो है वो डिज़ाइन होता है कि हमारा ये सिलेबस तब तक ख़त्म हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10th क्लास के बच्चों की बात करो तो सबको पता है कि 10th क्लास में दिसंबर तक आपका प्री बोर्ड्स हो जाते हैं। अब देखिए ये जो प्री बोर्ड्स हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि कहने का कि यहाँ दिसंबर से पहले यानी कि नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट कैसे होगा, इसके लिए पूरा फ्रेम बनाया जाता है जो कि एक एनुअल कैलेंडर के अंदर आएगा। पूरे साल भर में कितनी छुट्टी होगी, कोई टीचर अगर यहाँ पे ऑफ में जाएंगे तो उसके सब्स्टिट्यूएंट कौन आएंगे, तो हर चीज़ का यानी कि कितने फेस्टिवल आ रहे हैं, कितने एकेडमिक पीरियड आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें आरटी के अंदर बताया गया जो वर्किंग डेज हैं वो आपका प्राइमरी के कितने होने चाहिए, वो आपका 200 दिन होने चाहिए। तो ये किसके थ्रू बताया गया, ये आपका एकेडमिक कैलेंडर के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो अपर प्राइमरी है उसमें 220 दिन यहाँ पे बताया गया। पूरे वीक में जो घंटे यहाँ पे बताए गए 45 यहाँ पे हार्स बताए गए, जो कि आपका टीचर्स के लिए बताया गया कि एक हफ्ते में इतना टीचर काम करे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें आरटीई के अंदर बताई गई जो कि हमें स्कूल प्रोसेसेस को अच्छे से वर्क करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ प्यूपिल टीचर रेशियो जो हो वो आपका 30/1 यानी कि यहाँ पे एक टीचर के साथ 30 स्टूडेंट, और ये अपर प्राइमरी में ये चीज़ भी आपका बढ़ा दिया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं जिससे हमारी स्कूल की जो प्रक्रिया हैं, जो स्कूल प्रोसेसेस हैं वो बढ़िया हो सके। इसके अलावा देखिए जो एनुअल कैलेंडर है वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो देखिए पिछले साल का जो आपका फीडबैक होता है वो लिया जाता है और उससे देखा जाता है कि उसमें और कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, वो भी पिछले साल के जो पिट हिट जो एक तरीके से कह सकते हैं कमियां वगैरह उन सब चीज़ों को देखते हुए। इसके अलावा यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है अदर किसी और स्कूल के प्रिंसिपल जैसे कि एक ही ब्रांच के प्रिंसिपल से, ताकि यहाँ पे चीज़ें सारी मेंटेन रहें, सही तरीके से रहें। इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल्स का रिव्यू के बाद एक बार टीचर्स का भी रिव्यू लिया जाता है, क्योंकि देखिए पार्टिसिपेटरी लीडरशिप यहाँ पे कहते हैं हम, यानी कि यहाँ पे लोकतांत्रिक नेतृत्व को यहाँ पे ध्यान में रख के चीज़ें की जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, इनके बीच में आपस में बातचीत होती है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जाता है एक फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए ये सारे के सारे आपके स्कूल प्रोसेसेस आपको क्यों कराए जा रहे हैं,
क्योंकि आप अगर फ्यूचर में यहाँ पे टीचर बनते हो, यहाँ पे केवी में आते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें से गो थ्रू होना है। एज अ टीचर आपको हर चीज़ का पार्ट बन के रहना है। आपको लेसन प्लान बनाना है, आपको टाइम टेबल चार्ट बनाना है, ये सारी चीज़ें इसी वजह से आपको इंक्लूड कराई जा रही हैं, आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड कराई जा रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ या फिर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आएंगे। और डायरेक्ट ये कोई थ्योरी बेस्ड आपका टॉपिक नहीं है कि आपको डेफिनेशन रखनी है, आपको इन चीज़ों को समझना है और एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर इन चीज़ों को अपने अंदर लेके देखना है कि यहाँ पे अगर आप इनकी जगह हो तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देख सकते हैं, केवी का जो हुआ है उसके अंदर इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा जो कि आपको केवी की वेबसाइट पे मिल जाएगा उसके आंसर की के साथ। आई होप ये टॉपिक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करें। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें एक टर्म दे रखा है, स्कूल फोरम। अब देखिए, ये जो स्कूल फोरम है, इस शब्द का मतलब क्या है? अगर इस शब्द का मतलब समझ जाएंगे तो आपको ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फोरम शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है एक बॉडी, यानी कि पूरा का पूरा एक यूनिट या फिर आप कह लीजिए एक पूरी टीम, जो कि आपके मीट करती है ताकि आपस में डिसीजन ले सके कि हम लोगों को प्रोग्रेस के लिए क्या चीज़ें करनी है। तो देखिए, स्कूल में इस तरीके की फोरम या फिर इस तरीके की जो बॉडी है वो 3 तरीके में डिवाइड की गई है। सबसे पहला आपके स्कूल असेंबली, यानी कि जो स्कूल के अंदर की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा टीचर्स फोरम, जो कि टीचर्स और अथॉरिटी से रिलेटेड होती है। इसके अलावा पेरेंट्स टीचर फोरम, जो कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में, यानी कि आपके जो पीटीएम वगैरह होते हैं स्कूल डेवलपमेंट के लिए, तो देखिए यहाँ पे पेरेंट्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे स्कूल फोरम, यानी कि स्कूल में इस तरीके के कई सारी बॉडीज बनाई जाती है, जिसमें आपका यहाँ पे बच्चों को सुपरवाइज किया जाता है, बच्चों को देखा जाता है, साथ ही साथ स्कूल के डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका स्कूल असेंबली। स्कूल असेंबली मतलब स्कूल के अंदर होने वाली चीज़ें या फिर स्कूल के अंदर के जो पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमारे जो यहाँ पे टीचर्स आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल का पार्ट यहाँ पे पेरेंट्स को भी बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसकी वजह से आपका डेवलप होंगे? वो आपका पेरेंट्स के और टीचर्स के दोनों के ही पार्टिसिपेशन से डेवलप होंगे। तो स्कूल असेंबली के अंदर यहाँ पे पेरेंट्स को भी बनाया गया और स्कूल डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है उसका यहाँ पे बोला किया गया है कि उसके जो अध्यक्ष है उसे पेरेंट्स को बनाइए, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और साथ ही साथ स्कूल के अथॉरिटी, अब इनका काम क्या है? इनका काम यहाँ पे है कि ये आपस में मीट करें, डिस्कस करें बच्चों को एक ग्रोथ को लेके। अगर बच्चा किसी एकेडमिक काम या नॉन एकेडमिक चीज़ों में अभी पीछे है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके प्रोग्रेस कार्ड बनाएंगे, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि बच्चा किस तरीके से घर में पढ़ रहा है। पेरेंट्स भी बच्चों का जो इवैल्यूएशन है, जो बच्चों को देखते हैं कि दिन भर में बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके की फोरम, इस तरीके की बॉडी बनाने की बात बोली गई है। इसके अलावा टीचर्स फोरम, अब देखिए टीचर्स की भी यहाँ पे मीटिंग होती है। आपने स्कूल में सुना भी होगा जब आप स्कूल वगैरह में थे, तो टीचर्स की यहाँ पे मीटिंग होती है अथॉरिटी के साथ। अगर मान लीजिए किसी टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन है तो भी यहाँ पे उसके बारे में भी डिस्कस होगा। इसके अलावा कोई नया इनिशिएटिव यहाँ पे लेना है, या फिर आप कह लीजिए जैसे कि अभी यहाँ पे निष्ठा के बारे में बात की गई, जिसमें टीचर ट्रेनिंग की बात की जा रही है। तो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, या फिर आपका आईसीटी वगैरह जब यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की गई थी, तो टीचर्स का भी एक फॉरम बनाया गया, टीचर्स की भी बॉडी यहाँ पे मीट हुई। तो देखिए, मीटिंग में क्या हुआ, टीचर्स को भी पहले ये सारी चीज़ें गाइड की गई। पहले टीचर्स को ट्रेन करना है, इसके बाद यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ट्रेन होंगे। इसके अलावा पेरेंट्स टीचर फोरम, अब देखिए पेरेंट्स टीचर फोरम के अंदर आपका पीटीएम भी आपका इंक्लूड हो जाता है। इसके अंदर आपके पीटीएम भी एक आपका पार्ट है इसका, कि पीटीएम वगैरह लेनी चाहिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए। तो देखिए, ये भी आपका पेरेंट्स टीचर फोरम के अंदर आ जाएगा, जिसमें पेरेंट्स और टीचर का 1 एंड ऑन इंटरेक्शन होगा, जिसमें यहाँ पे एक तरीके से बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ही बात बोली जाएगी। तो देखिए, ओवरऑल ये जो स्कूल फोरम है, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपस में बैठ के डिसाइड कर सके कि बच्चे के लिए क्या सही है, स्कूल के लिए क्या सही है, अथॉरिटी के लिए क्या सही है, और कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए इस तरीके की बॉडी, इस तरीके का फोरम स्कूल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अगर यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा किस पॉइंट में वीक हो रहा है ये आपका छिप जाएगा, और ये चीज़ हम लोगों को नहीं करनी। इस वजह से इस तरीके की बॉडी बनाई जाती है। अगर कोई नया इनिशिएटिव स्कूल में लेना है,
या फिर कोई नया टारगेट है जैसे कि FLN को अचीव करना है, तो FLN के बारे में सबसे पहले किसको पता होना चाहिए? FLN के बारे में सबसे पहले तो यहाँ टीचर्स को पता होना चाहिए, और टीचर्स को यहाँ पे स्कूल के यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू ही यहाँ पे बताया जाएगा, जो कि इस तरीके के फॉरम में मीटिंग के थ्रू यहाँ पे पता चलता है। तो देखिए ये सारे के सारे ये एक तरीके से ब्रॉड मीटिंग का एक पार्ट है जो कि आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और टॉपिक है स्कूल डेवलपमेंटल प्लान। अब देखिए स्कूल डेवलपमेंटल प्लान क्यों होना चाहिए? अगर स्कूल का डेवलपमेंट होगा तभी तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, या फिर कह लीजिए कि बच्चे का डेवलपमेंट होगा तभी स्कूल का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके का एक प्लान यहाँ पे होना चाहिए जिसका मेन क्या हो, जिसके पास अपना एक टारगेट हो, जिसके पास खुद का लक्ष्य हो कि क्या हमें अचीव करना है, जिसके पास एक विजन हो, एक दृष्टि हो, जिसके हिसाब से हम चीज़ें सेट कर सके। जैसे कि अगर हम FLN की बात करें, FLN कब तक अचीव करना है स्कूल को? यहाँ पे स्कूल को FLN अचीव करना है आपका 2026-2027 तक। अब इसका एक विजन रखा गया कि हमें बाल वाटिका में ये पढ़ाइए, ग्रेड 1 में ये पढ़ाइए, ग्रेड 2 में ये पढ़ाइए, ग्रेड 3 में ये पढ़ाइए। किसको बताया गया होगा? स्कूल फोरम के अंदर जो टीचर्स फोरम है या पेरेंट्स टीचर फोरम है, इसके अंदर इसके बारे में बात की होगी ताकि यहाँ पे डिस्कशन हो सके, ताकि उनको अवेयरनेस हो सके। इसके बाद स्कूल डेवलपमेंटल प्लान में ये विजन रखा गया होगा। ये विजन ही तो है कि 2026-27 तक हमें अचीव करना है। ये एक गोल सेट कर लिया कि हमें ये सब चीज़ें बच्चे को सिखानी है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे फॉलो होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक कमेटी फॉर्म होती है जो कि इसके बारे में हमें गाइड करती है, और इसको लेके एक कमेटी यहाँ पे बनती है जो कि रिपोर्ट पेश करती है कि हमें ये सब चीज़ें करना है। जैसे कि कोई भी नया यहाँ पे हमें NCERT वगैरह आई तो इसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई जिसने इस पर पूरा रिसर्च किया, जिसने पहले के ओल्ड डाटा यहाँ पे निकाले कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम है, या फिर ECCE के लिए क्या डाटा निकाला गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्यों यहाँ पे बनाना है, क्योंकि 85% ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल तक हो जाता है। तो 6 साल तक के बच्चों को चीज़ें सिखाओ, यानी कि 8 साल तक के बच्चों को, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को चीज़ें सिखाओगे तो बच्चों को चीज़ें आएंगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले कमेटी बनती है। इसके बाद यहाँ पे होता है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं, कुछ बेसिक डेटास वगैरह कलेक्ट होते हैं, कुछ या फिर आप कह लीजिए कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जाती है। ये सब बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आके कोई नया रिपोर्ट बनाना सही नहीं है। उस रिपोर्ट को बनाया क्यों गया, उसका एक बेस, कोई हिस्ट्री भी होना चाहिए। इसके अलावा विजन बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग का मतलब वो नहीं कि पूरी बिल्डिंग सेट करना। विजन बिल्डिंग मतलब हमारी एक दृष्टि की ये चीज़ हम तब तक अचीव कर पाएंगे, ये चीज़ हम तब तक पूरा कर पाएंगे, ये चीज़ हमें तब तक पूरा करना है। इसके अलावा यहाँ पे सेट प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी क्या है? अगर हम ECCE की बात करें, हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे ग्रेड 3 तक के बच्चे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों का एक है सफल योजना। सफल योजना की प्रायोरिटी क्या है? ग्रेड 3, ये आपका टॉपिक रिवाइज भी हो रहा है, बाकी टॉपिक ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8 ये क्लासेस है। तो हम लोगों को कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि हमें किस क्लास के लिए, किसके लिए हम विजन रख रहे हैं, किन बच्चों के लिए रख रहे हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी इन चीज़ों के लिए सेट है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा गोल क्या है कि इन बच्चों को ये चीज़ें यहाँ पे सिखानी है। इनफैक्ट अगर आप FLN के गोल्स देखो तो बाल वाटिका में यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है कि लिटरेसी में क्या करना है, न्यूमरेसी में क्या सिखाना है, यानी कि जो संख्या ज्ञान है, जो साक्षरता है, उसमें क्या क्या चीज़ें सिखानी है, बारीकी से बताया गया है। इसके अलावा हम इस चीज़ को मेंटोर करते हैं एक तरीके से, और इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें। वो तो देखने को मिलेगा कि 2026-27 तक बच्चों को कितना आया है, कितना समझ में आया है, वो हम टाइम टू टाइम यहाँ पे इवैल्यूएट करते रहें। तो देखिए अगर मैं इस पूरे यूनिट की बात करूँ तो इस पूरे यूनिट में यूनिट 4 में स्कूल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टर्म्स जो कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी ये यूनिट 5 तक होने के बाद मैं आपकी MCQ प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आऊँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा यहाँ पे लीडरशिप की क्या क्वालिटी होगी, लीडरशिप का क्या विजन होता है, इसके कितने स्टाइल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सिलेबस में दे रखी थी। आई होप ये आपका जो यूनिट 4 है मैं आपका मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे रिवाइज करवा पाई होंगी कि किस तरीके से आपके सिलेबस में ये यूनिट आपका ऐड की गई है और किस तरीके से आपको, किस पर्सपेक्टिव के साथ आपको
इस यूनिट को यहाँ पे कवर करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये यूनिट 4 आपको पसंद आई है तो 1, 2 एंड 3 यूनिट 1, 2 एंड 3 आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये बड़ी बड़ी वीडियो लग रही हैं तो मैंने जो 30 डेज सीरीज में एक एक सिंगल टॉपिक भी कराए आप वो भी देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपके पैडागोजी यहाँ पे एक बेस लाइन आपका तैयार हो जाएगा। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, थियोरी पढ़ ली, समझ में आ गया, फिर क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस करते हुए आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं यानी कि आप थियोरी सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस तो आपका ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपको ऊपर नीचे लग रहे हैं मॉक टेस्ट लगाते हुए उसको कहीं पर नोट करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी थियोरी, आपके क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस होते रहेंगे। बट हाँ, सिर्फ थियोरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी करिए। इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि मैंने कहा, इसके पहले वाले पार्ट आप जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए जिससे आपको क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन क्लास नहीं होगी या किसी दिन कौन से टॉपिक की क्लास होगी, वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो लिंक आपका एक्टिवेट ना हो तो आप नॉर्मल आप टेलीग्राम में प्यूपिल टीचर सर्च कर सकते हैं, उसमें भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। पैडागोजी का थोड़ा सा अगर हम देखें ओवरऑल यहाँ पे सिलेबस जो है मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग आपका ज़्यादा है। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी 30-30 मार्क्स के दोनों सेक्शन को मिला के, तो उसको भी अच्छे से करिए। बाकी सभी सब्जेक्ट आपको करने हैं, प्रेशर फ्री होकर आप करिए, अच्छी तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।